तो डायनामिक प्रोग्रामिंग जो तो बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं कि रिकर्सिव एल्गोरिथम्स या डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिथम्स जो हमने कवर किए हैं, उनमें काफ़ी जगह पे हमने सब प्रोग्राम्स को बार बार सॉल्व किया हुआ है। तो उन्हें हम स्किप करके जो है सो अपनी एल्गोरिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है सो मॉडिफाई करके जो है सो उसे बेस्ट कर सकते हैं। और इस तरह से हमारे पास कई जगह पे सब प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनके ऑप्टिमल सॉल्यूशन को भी हम जो है ना कलेक्ट करके जो है ना एक मेन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ऐसी जो रिपीटेशंस होती हैं उन्हें हम सॉल्व करते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से। तो आज हम देखेंगे फिबोनाची सीक्वेंसेस को रिकर्सिवली हमने किया हुआ है पहले, जैसे उसे देख के देन उसे मॉडिफाई करेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग में। देन देयर इज अनदर प्रॉब्लम नैपसैक प्रॉब्लम, उसे भी हम डायनामिक प्रॉब्लम उसे हम पहले रिकर्सिवली भी करेंगे, देन उसे हम मॉडिफाई करेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से। That we will do और in another class. आज हम फिबोनाची सीक्वेंस को करेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू। ओके मैम। So there are some pictures Fibonacci series. These are just for overview. We will discuss in next slides step by step. This is a pictorial form of Fibonacci series. इसमें बेसिकली क्या होता है, कौन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे फॉर सपोज हमें एक बैग मिला हुआ है और हमारे पास अलग अलग वेट्स पड़े हुए हैं, हर वेट की जो है एक फिक्स वैल्यू भी है। तो हम कौन कौन से वेट से हमारे बैग फुल करें जो मैक्सिमम जो है सो हम वैल्यू से उसकी बैग की वैल्यू मैक्सिमम कर सकें। दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर कैटेगराइज एज ए नैपसैक प्रॉब्लम। फिबोनाची सीरीज की एक ये पिक्चर है, ये इसे नंबर ऑफ नेचर भी कहते हैं, जो आपको काफ़ी जगह पे जो है सो ऑब्जर्व होते हैं। जैसे पेटल्स होते हैं फ्लावर्स की, वहाँ पे भी आपको फिबोनाची सीक्वेंस जो है सो ऑब्जर्व होती है। डायनामिक प्रोग्रामिंग, अगर इस प्रॉब्लम को फॉर अ वाइल आप नोट कर लें, जैसे हमारे पास एक मेन टास्क है, हमें ए टू डी मूव करना है। तो आप पेपर पे नोट कर लें, इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कैसे कर रहे हैं कि ए टू डी जाने के लिए आप कौन सा पाथ जो है सो फॉलो करेंगे। सो बेसिकली अब स्टार्ट करते हैं। हम हमारा जो कंटेंट डायनामिक प्रोग्रामिंग, उसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करेंगे, देन उन्हें हम इम्प्लीमेंट करेंगे फिबोनाची सीक्वेंस में। सो अगेन यहाँ पे लिखा, जैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग में जो सब प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं, हम उन्हें जो है सो स्टोर करते जाएंगे किसी न किसी डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से, जस्ट लाइक लीनियर एरे और टू डायमेंशनल एरे। और नेक्स्ट टाइम जब हमें वो सेम प्रॉब्लम्स रिकर्सिव में सॉल्व करनी पड़ती है, तो इसमें हम क्या करेंगे, उसे रिसॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्यूशन जो पड़ा हुआ है उसे ही जो है इंटीग्रेट करेंगे हमारे प्रोग्राम में। तो दिस जस्ट कुछ टेक्निक है वो हम इनमें देखेंगे। डायनामिक प्रोग्रामिंग में भी काफ़ी है, जैसे मेमोराइजेशन टेक्निक है, बॉटम अप टेक्निक है। तो हम ये दो ही ऑब्जर्व करेंगे कि वो कैसे नॉर्मल एल्गोरिथम को मॉडिफाई कर रही हैं, जिसमें जिनमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है सो इम्प्रूव हो रही है। डायनामिक प्रोग्रामिंग हम उन प्रोग्राम्स में को मॉडिफाई कर सकते हैं जिनके अंदर दो प्रॉपर्टीज हों, जस्ट लाइक ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। जब मैंने अभी डिस्कस किया, जो हम सब प्रॉब्लम्स जो है बार बार जो है सो सॉल्व करते हैं, अगर एक प्रॉब्लम में जो है सो सब प्रॉब्लम रिपीटेड हो रहे हैं, आइडेंटिकल्स हैं, तो मैं बार बार उन्हें सॉल्व करते हैं। तो आइडेंटिकल सब प्रॉब्लम्स को हम एक को ही सॉल्व करें और नेक्स्ट टाइम उसका सॉल्यूशन हम जो है सो यूटिलाइज करें। एक ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए और ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर होनी चाहिए। ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर हम ऑब्जर्व देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये जस्ट उसकी डेफिनेशन है, आप इसे पिक्चर में थोड़ा और ऑब्जर्व कर समझ लें। जैसे फिबोनाची सीरीज हमने सॉल्व की थी, तो इसमें हमने देखा था फिब ऑफ जीरो जो ग्रीन कलर किया हुआ है, हमने 3 मरतबा सॉल्व किया। फिब ऑफ 1 जो है सो हमने 6 टाइम सॉल्व किया था। मीन्स सब ये बेसिकली फिब ऑफ 5 के सब प्रोग्राम्स हैं जो हम मल्टीपल टाइम सॉल्व कर रहे हैं रिकर्सिव एल्गोरिथम में। तो अगर हम इन्हें स्टोर कर लें फिब ऑफ 1 को, जब फर्स्ट टाइम उसे हम सॉल्व कर रहे हैं, और जब नेक्स्ट टाइम हमें ज़रूरत पड़े फिब ऑफ 1 को सॉल्व करने की, तो हम रिसॉल्व करने की बजाय स्टोर सॉल्यूशन को यूज़ करें।
इस तरह हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है सो डिक्रीज हो जाएगी और वो एफिशिएंट बनता जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी ये है कि सब प्रॉब्लम्स उसके अंदर होने चाहिए डायनामिक प्रोग्रामिंग करने के लिए। देन ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर्स होनी चाहिए। जैसे ये जस्ट बेसिक डेफिनेशन, आप इस पिक्चर को ऑब्जर्व करें। अगर हमें जानना है ए टू डी जो हमारा मेन प्रॉब्लम है, और इसके सब सब स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, नोड्स हमारे पास पड़ी हुई, हम ए टू बी मूव कर सकते हैं, बी टू ई एंड बी टू सी। तो इसे ऑब्जर्व करें, बी ई एंड सी। तो बी टू सी मूव करने के लिए हमारे पास दो पाथ हैं, बी टू सी एंड बी टू ई देन सी। तो इनमें से ऑप्टिमल पाथ जो हमारे पास है बी एंड सी। मीन्स सब प्रोग्राम्स के भी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस होंगे, उन्हें हम सब प्रोग्राम्स के ऑप्टिमल सॉल्यूशन को कंबाइन करके मेन प्रोग्राम को ऑप्टिमल सॉल्यूशन अटेंड कर सकें। तो ये दो प्रॉपर्टीज जिन एल्गोरिथम्स में हमें मिलेंगी, उन एल्गोरिथम्स को मॉडिफाई करके डायनामिक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, फिबोनाची सीरीज की रिकर्सिव एल्गोरिथम जो हमने पहले की हुई है, जैसे क्विक रिव्यू कर लेते हैं, देन इसे मॉडिफाई करेंगे। मैं पॉइंट आउट कराऊंगा कि यहाँ पे कहाँ पे ओवरलैप हो रही है, कहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन अवेलेबल है, जिन्हें हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से जो है सो ओवरकम करेंगे। अज्यूम करें हमें फिब ऑफ 5 मालूम करना है, तो फॉर फिब ऑफ 5 वी नीड फिब ऑफ 4 एंड फिब ऑफ 3। Again, for solving fib of 4, we need fib of 3 and fib of 2. Again, so for solving fib of 3, we need fib of 2 and fib of 1. See, यहाँ पे जो ना मल्टीपल जो रिकर्सिव कॉल हमारे पास स्टैक में पड़ी रहेंगी, और जब उनका टर्न आएगा वो रिसॉल्व होंगी, ना कि सॉल्व सॉल्यूशन हम उसके यूज करेंगे। ऐसे फाइनल दिखा देता हूँ। जैसे ये देखें, यही है, मैंने इनको पॉइंट आउट करने के लिए कलर किए थे। फिब ऑफ 0 येलो कलर किया हुआ है, जो 3 मरतबा रिपीटेडली सॉल्व हुआ है। फिब ऑफ 1 जो है सो 6 टाइम रिपीटेडली सॉल्व हुआ है, जिसे ब्लू कलर किया हुआ है। फिब ऑफ 2 जो है सो ग्रे कलर है, वो भी 3 टाइम रिसॉल्व हुआ है। सो इसे हम जो है सो मॉडिफाई करेंगे, इसे हम ओवरकम करेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से। जैसे रिकर्सिव की इम्प्लीमेंटेशन मैंने यहाँ पे की हुई है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे राइट बॉटम में जो है तो ये स्लाइड नंबर और सब स्लाइड नंबर लिखे हुए हैं। अगर किसी भी स्लाइड पे अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप उस स्लाइड नंबर नोट कर लें, एंड में वो डिस्कस कर लेंगे। जैसे ये सब स्लाइड नंबर 6 है और सब स्लाइड नंबर 1 है, और ये सब स्लाइड नंबर 2, तो इस तरह से है ये। तो ये पाइथन में इसकी जो है सो स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्प्लीमेंटेशन है, और इसे मैं रन करूँगा तो ये हमारे पास जो है सो फिब ऑफ 6 का आंसर आ रहा है 6। अगर आप मल्टीपल वैल्यूज पे भी ट्राई करना चाहें तो ये कर सकते हैं, फिब ऑफ 5 एंड सो ऑन। टाइम कॉम्प्लेक्स भी हम ऑब्जर्व करते हैं इसकी। रिलेशन हमने क्लास में बनाया था, टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस टी ऑफ एन माइनस 2 प्लस सी। अब मैंने काफ़ी ऑनलाइन स्टडी किया था, तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन जो है ना अज्यूम कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली मुझे काफ़ी ट्राई किया लेकिन मुझे नहीं समझ में आया वो क्यों करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन इससे मिलता है। जैसे टी ऑफ एन माइनस 1 अगर हम अज्यूम करें इक्वल है टी ऑफ एन माइनस 2 के, देन वी कैन पुट 2t(n-1). यस मैम। इसलिए अज्यूम करते हैं, ये कहता है कि जो t ऑफ n-1 कॉल टाइम ले रही है, वही कॉल t ऑफ n-2 वाला जो कॉल है वो भी उतना ही टाइम लेगी। तो इस चीज़ को अज्यूम करके इन दोनों को सेम कंसीडर करके एक ही इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। अदरवाइज t ऑफ n-1 प्लस t ऑफ n-2 दैट वुड बी सम वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। पहले यस मैम। t ऑफ n-1 2t(n-1) के साथ सॉल्व किया, देन 2t(n-2) के साथ सॉल्व किया, तो फाइनली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकली थी हमारे पास एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल, यस मैम। ठीक है, कंटिन्यू, वेरी गुड। सो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन बन गया, टी ऑफ एन इज इक्वल टू 2t(n-1 प्लस सी। अब इसे हम एक्सपेंड करेंगे। फॉर सपोज अगर हमें टी ऑफ n-1 चेक करना है,
कैलकुलेट करना पड़ेगा टी ऑफ एन मालूम करने के लिए। तो सेम हम इसे रिकॉल, ये रिकर्सिव एल्गोरिथम है तो हम रिकॉल करेंगे टी ऑफ एन माइनस वन के ऊपर, जस्ट लाइक यहाँ पे अभी एन बन जाएगा एन माइनस वन, देन अगेन एन माइनस वन। इस तरह से जो सो हम एन ऑफ वन के रिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी टी ऑफ एन इज इक्वल टू 4t एन माइनस टू प्लस 3c। सी इज सम कांस्टेंट, जैसे हम कुछ कंपैरिजन कर रहे होते हैं या जो है सो जो है सो इनिशियलाइज कर रहे होते हैं वेरिएबल्स को, तो वो कांस्टेंट टाइम जो होता है उसके लिए हमने यहाँ पे सी रखा हुआ है। तो एन अगेन हम टी एन माइनस टू को सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल हमारी इक्वेशन बन जाएगी 8t एन माइनस थ्री प्लस 7c। तो इसकी अगर हम जनरल टर्म बनाएंगे तो जनरल टर्म क्या बन जाएगी, टी ऑफ एन इज इक्वल टू टू पावर के इंटू टी एन माइनस के प्लस टू पावर के माइनस वन सी। के क्या एक आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा, अगर अज्यूम करें हम के ले रहे हैं 2, तो 2 पावर 2 4 टी एन माइनस टू प्लस 2 पावर के अगेन 2 इज इट बिकम 4 माइनस 4 एंड 4 माइनस 1 3 सी। तो ये हमारी सेम इक्वेशन वापस आ गई। तो हम कह सकते हैं कि ये जनरल फॉर्म सही बनी हुई है। अब इस जनरल फॉर्म को हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, अब अज्यूम कर रहे हैं इफ एन माइनस के इज इक्वल टू जीरो। एन माइनस के जीरो कब बनेगा, जब एन और के की वैल्यू सेम हो। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं के विथ एन। तो पहले 2 पावर के था तो 2 पावर एन बन गया, यहाँ पे भी एन आ गया और ये भी एन हो गया। और ये कंडीशन तभी होल्ड करेगी जब के और एन दोनों की वैल्यू जीरो हो। तो हम जो है सो एन जीरो पुट करेंगे, फिर यहाँ पे ये एन ऑफ टू ऑफ एन मीन्स टू एन ऑफ जीरो, एन माइनस वन ये भी जीरो है तो टी ऑफ जीरो प्लस 2 पावर एन माइनस वन, यहाँ पे भी एन में जो जीरो पुट करेंगे और सी जो इक्वेशन कांस्टेंट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, टी हमारे पास एल्गोरिथम में भी हमने लिखा हुआ था टी ऑफ जीरो जब होगा तो हमें वन रिटर्न करेगा प्लस सम कांस्टेंट ऑपरेशंस। तो टी ऑफ जीरो बन जाएगा वन प्लस सी एंड अगेन अगर यहाँ पे मैं से राइट कर लेता हूँ टी ऑफ एन सॉरी। तो इन कांस्टेंट टर्म को अगर हम निगलेक्ट करके ऑब्जर्व करेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो है सो हमारी टी ऑफ एन प्रोपोर्शनल है हमारे 2 पावर एन से। इसका मतलब ये है जैसे जो है सो एन इंक्रीज होते जाएंगे, नंबर ऑफ फिबोनाची नंबर जो हम चेक करना चाह रहे हैं वो उसकी वैल्यू जितनी ग्रेटर होगी उतनी हमें रिकर्सिव कॉल करनी पड़ेंगी। जैसे उस ट्री में हमने ऑब्जर्व किया था 5 के लिए हमने 2 कॉल की, 3 एंड 4 एंड 3 एंड सो ऑन। तो जितना फेब ऑफ एन की वैल्यू लार्जर होगी उतनी हमारी रिकर्सिव कॉस्ट बढ़ेंगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाएगी। और इसे हम जो है नॉर्मली कहते हैं एक्सपोनेंशियल और ऑर्डर ऑफ 2 पावर एन। अब इसे हम डायनामिकली सॉल्व करते हैं। डायनामिकली हम क्या करेंगे, जैसे रिकर्सिवली हमने यहाँ पे इस स्लाइड में ऑब्जर्व किया था कि हमारा ये प्रॉब्लम जो है हम रिपीटेडली सॉल्व कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या एक मेमोराइजेशन टेक्निक है, हम क्या करेंगे मेमोराइज करेंगे कि हमने कौन से सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है और उन्हें किसी एक डेटा एप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर होगी उसमें सॉल्व करते जाएंगे। फॉर सपोज अगर वो नॉर्मली वैल्यूज रिपीट हो रही हैं तो हम वन डायमेंशनल एरे बना देंगे और उसके अंदर जो है सो सॉल्व प्रॉब्लम के आंसर्स को सॉल्व करते जाएंगे, सेव करते जाएंगे एंड जब नीड पड़ेगी तब उन्हें हम रिकॉल करेंगे बजाय उन्हें रीसॉल्व करने के। तो जस्ट सी इसका ड्राई रन मैंने ट्राई किया है यहाँ पे नीचे। ये जनरल सिंपल जो है एल्गोरिथम इसकी लिखी हुई है कि हम एक एफ एरे बनाएंगे
एक एफ एरे बनाएंगे जिसकी साइज होगी n, जो है सो, और उसमें हम जो है सो हर स्टेप की वैल्यू सॉल्व करते सेव करते जाएंगे, और जब रिक्वायर्ड होगी उसे रिकॉल करेंगे। और जो है सो स्टार्टिंग में हम इसे जो है सो एफ ऑफ 0 पे 0 और एफ ऑफ 1 पे 1 जो है सो असाइन कर देते हैं, जो फर्स्ट एंड सेकंड फिबोनाची नंबर है। देन हर नेक्स्ट टाइम पे हम क्या करेंगे, n-1 एंड n-2 अज्यूम, जब इनिशियलाइज होगा 2, तो i-1 इट बिकम 1 एंड इट बिकम 0। तो 0 एंड 1 का सॉल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जो हमने स्टार्टिंग में मैन्युअली सेव किया हुआ है। तो इसे हम सॉल्व करके एफ ऑफ 3, अगर इसे मैं 3 कर दूं, एफ ऑफ 3 हमारे पास 0 एंड 1 1 बन जाएगा। तो एरे यहाँ पे जो है एक एलिमेंट हम ऐड कर देंगे, और एफ ऑफ 3 पे 1 पड़ा हुआ है। जब हम एफ ऑफ 4 मालूम करेंगे तो एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 2 हमारे पास एरे में पड़े होंगे, तो हम वहां से वैल्यू पिक करेंगे और उन्हें जस्ट सम करते जाएंगे, ना कि रिकर्सिव कॉल्स करेंगे। इसकी हम ड्राई रन एक देखते हैं, उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सेम एज फिब ऑफ 5 हम मालूम कर रहे हैं। तो हमने जो एरे लिया हुआ है उसके अंदर हमारे पास फिब ऑफ 0 पे 0 रखा हुआ है, और फिब ऑफ 1 पे हमने 1 इनिशियलाइज किया है। देन जब अब फिब ऑफ 2 हम मालूम करेंगे, तो 2 - 1 2 - 2 दैट इज 1 एंड 0, जो हमारे पास स्टोर पड़ा हुआ है उसमें वहाँ से हम पिक करेंगे और जस्ट उन्हें सम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो हम सम कर रहे हैं, ना कि कोई रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं। सेम एज फिब ऑफ, हमारे पास जो स्टोर्ड एफ हमने एरे बनाई है उसके अंदर फिब ऑफ 2 की वैल्यू हमने अपेंड कर ली। जस्ट सिंपल एरे एरे में जो है सो एलिमेंट अपेंड कर देंगे उसके एंड पे। देन जब एफ ऑफ 3 मालूम करेंगे तो हम एफ ऑफ 3 - 1 एंड 3 - 2, जो बेसिकली क्या है एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2, वो वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है। तो हम बजाय उसे रिसॉल्व करने के हम वहाँ से एरे से वैल्यू जो है सो पिक करेंगे और उन्हें जो है सो एफ ऑफ 3 जो है सो सॉल्व करेंगे। सेम एज फिब ऑफ 5 के लिए हमारे एरे में जो है सो सॉल्व सॉल्यूशन ऐड होते जा रहे हैं हर स्टेप के ऊपर, और जो है सो रिकर्सिव कॉल हमें नहीं करनी पड़ रही। सो जस्ट लाइक दिस फिब ऑफ 5, तो हमारे पास फाइनली जो है सो एक ये स्ट्रक्चर बन जाएगी फिब ऑफ 5। यहाँ पे मैं एक चीज़ और नोट कर लूँ, बता दूँ, जस्ट लाइक ये हमने पढ़ा था एक इन मेमोरी एल्गोरिथम्स होते हैं जो एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ नहीं करते, और ये एल्गोरिथम क्या, ये एक्स्ट्रा एक डेटा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसके अंदर उन सॉल्यूशंस को सॉल्व करेगा। तो यहाँ पे जो है सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है सो इंक्रीज हो जाती है। इसकी हम पाइथन इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। जैसे यहाँ पे फिब ऑफ n एक फंक्शन है, और हमने जो ना एक एरे इनिशियलाइज की हुई है जिसके अंदर 0 एंड 1 फर्स्ट एंड सेकंड फिबोनाची नंबर जो है सो मैन्युअली स्टोर किए हुए हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, फिब ऑफ फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जब नंबर से ऐड करके हम थर्ड नंबर ऑप्टेंड करते हैं, तो इस एरे के अंदर वो नंबर्स जो है सो अपेंड करते जाएंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे अपेंड फंक्शन है, जिन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग का की हुई उन्हें मालूम होगा कि किसी भी एरे में हम अगर कोई एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हैं तो जो है सो हम अपेंड फंक्शन यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक सी में हम जो है सो रन टाइम पे मेल अलॉग फंक्शन यूज़ करते हैं मेमोरी एरे में जो है सो न्यू आइटम रन टाइम पे ऐड करने के लिए। तो सेम एज अपेंड फंक्शन यहाँ पे काम करता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे फिब ऑफ आई की वैल्यू अगर हमारे पास 2 पड़ी हुई है, तो जो है सो नेक्स्ट नंबर कैलकुलेट होगा वो 1, देन लास्ट सेकंड 2 को हम सम करेंगे 1 + 1 2। लाइकवाइज इस तरह हमारे जो है सो ये एरे बिल्ड होती जाएगी इस अपेंड फंक्शन की हेल्प से। और लास्ट में हम क्या करेंगे, हमारा जो लास्ट सॉल्यूशन होगा वो जो फिब ऑफ n जो हमें चाहिए वो कहाँ पे स्टोर होगी, एफ ऑफ n पे। जो एफ हमने एरे बनाई हुई है उसके n इंडेक्स पे वो वैल्यू होगी जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो जस्ट हम वो रिटर्न कर देंगे एफ ऑफ n। तो मैं से एक कोड को कंपाइल कर लेता हूँ। ये जुपिटर नोटबुक मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन के लिए, जो पाइथन की एक लाइब्रेरी है जो बेसिकली हमें प्रेजेंटेशन के साथ साथ जो है सो रन टाइम एग्जीक्यूशन भी प्रोवाइड करती है।
तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे आंसर आ गया 8। फिबोनाची के जो 6 नंबर होगा फिबोनाची सीक्वेंस में, उसकी वैल्यू होगी 6। अगर हम 10 नंबर मालूम करना चाह रहे हैं तो ये 55। तो इस तरह से जो है सो हम रिकर्सिव कॉल से बच के प्रीवियस सॉल्यूशन को स्टोर करते जाएंगे और नेक्स्ट सॉल्यूशन जो है सो सब प्रोग्राम्स हमारे पास सेव किए हुए उन्हीं में से जो है सो हम ऑब्टेन करेंगे। देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम इसकी जो है सो एनालाइज करेंगे एल्गोरिथम की। तो इसमें कोई रिकर्सिव कॉल्स है नहीं, हमें मैन्युअली जो स्टेप्स हैं उनमें उन्हें जो है सो एनालाइज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप मैंने ओके जैसे से एक बार रिव्यू कर लें। यहाँ पे स्टेप्स हम काउंट करते हैं। एक स्टेप यहाँ पे हम 0 इनिशियलाइज एफ को 0 असाइन कर रहे हैं, 1 असाइन कर रहे हैं, काउंटर वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है, कंडीशंस चेक हो रही हैं, इंक्रीमेंट्स हो रही हैं और ये जो है सो सारा एफ ऑफ आई कैलकुलेट हो रहा है। तो इनमें से कुछ स्टेप्स हमारे लूप के अंदर आ रहे हैं, जैसे ये स्टेप हमारे रिपीटेटिव स्टेप्स हैं। तो इन्हें हम जो है सो मैन्युअली टाइम यूनिट्स अलॉट करेंगे, फिर उन्हीं के बेसिस पे जो है इसे सॉल्व करेंगे। तो हम अगर अज्यूम कर रहे हैं हमारे पास जो है सो एफ ऑफ 0 पे 0 असाइन कर रहे हैं, वो 1 टाइम यूनिट कंज्यूम कर रहा है। और देन स्टेप सेकंड में एफ ऑफ 1 पे हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, वो भी 1 टाइम यूनिट जो है सो कंज्यूम कर रहा है। आई को इनिशियलाइज कर रहे हैं जो हमारे काउंटर वेरिएबल है लूप के लिए, तो वो भी 1 टाइम यूनिट जो है सो कंज्यूम कर रहा है। देन स्टेप 4 में हमारे पास जो आइट्रेशन की हमने की है उसमें क्या था, काउंटर वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे थे जिसकी वैल्यू थी जो भी जो है सो 1 टाइम यूनिट जो सो कंज्यूम करेगा। देन हमारे पास उसके अंदर हम एफ ऑफ आई चेक कर रहे थे, उसके लिए हम क्या कर रहे थे, एफ ऑफ आई माइनस 1 प्लस आई माइनस 2। अब इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे, इसे अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो पहले क्या होगा, एफ ऑफ आई माइनस 1, एक यहाँ पे सब्सट्रैक्ट का ऑपरेशन हो रहा है। देन जो है सो एफ के इंडेक्स 1 डायमेंशनल एरे में वैल्यू फीच हो रही है, तो मैंने 2 यहाँ पे इसलिए रखा है, एक सब्सट्रैक्ट का ऑपरेशन हो रहा है और सेकंड जो है सो हम एफ एरे के आई इंडेक्स की वैल्यू काउंट कर रहे हैं। तो 2 स्टेप यहाँ पे ये होंगे, जो एक्स में स्टोर होगी, एक्स में वैल्यू आएगी। देन टू स्टेप अगेन हम एक्स वाई जेड जो हमने जो है सो कैलकुलेट किया उसे जेड में हम असाइन करेंगे एंड जेड को फाइनली एफ ऑफ आई पे असाइन करेंगे। तो ये टोटल हमारे, तो इन स्टेप को हमने जो है ना सम किया हुआ है। तो ये रैंडमली जो है सो 1 स्टेप हमारे हो रहे थे ऊपर एफ ऑफ 0 ऑफ एफ ऑफ 1 और आई को इनिशियलाइज करने के लिए। देन जो है सो 7 एन ऑपरेशन हमारे पास हो रहे थे, इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा t इज इक्वल टू 10n प्लस 4। तो अगर हम यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेके हम कांस्टेंट टर्म को वैसे इग्नोर करते हैं, तो कांस्टेंट टर्म को इग्नोर करेंगे तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो है सो t प्रोपोर्शनल टू n है। तो रिकर्सिव जब कॉल्स हम कर रहे तो हमारे पास 2 पावर n आ रहा था, दैट वाज एक्सपोनेंशियल। तो जब उसमें हमने क्या मॉडिफिकेशन की, हमने जो है सो जिस सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे उन्हें एक एरे में स्टोर करते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, वो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 पावर n थी वो जस्ट n बन गई। जितने नंबर ऑफ प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम्स होंगे उतनी जो है सो हम उन्हें उतनी मरतबा ही सॉल्व करेंगे। तो वी कैन से दैट इट इज लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n। वेरी गुड, ठीक है बेटा। आप एक रिव्यू क्वेश्चन है आप लोगों से, डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, व्हाट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग? राजेश आप भी बता दो, व्हाट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग? एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग ये अगर किसी एल्गोरिथम के अंदर 2 प्रॉपर्टीज हमें ऑब्जर्व हो रही हैं, जस्ट लाइक सब प्रोग्राम्स को हम बार बार सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज ओवरलैपिंग, और सब प्रोग्राम्स के भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करके अगर हम किसी एल्गोरिथम को मॉडिफाई कर रहे हैं तो उस टेक्निक को हम कहते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग। अब
जैसे कि आप लोगों ने देखा है, हमने फिबोनाची सीरीज का रिकर्सिव एल्गोरिथम सॉल्व किया था, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकली थी एक्सपोनेंशियल। उसको बेटर बनाने के लिए हमने दूसरी टेक्निक यूज़ की, दैट टेक्निक इज़ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब तक हम रिकर्सिव एल्गोरिथम, डिवाइड एंड कॉन्कोर एल्गोरिथम, नेक्स्ट स्टेप था हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का हमने एक एल्गोरिथम आज पढ़ा है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में मेमोराइजेशन यूज़ होती है। ठीक है, आपका डेटा ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो इट्स बेटर टू स्टोर इन सम डिक्शनरी टाइप। ठीक है, फिर वहां से उस वैल्यू को पहले कंपेयर करें कि ऑलरेडी वहां है, तो वहां से वैल्यू गेट कर ले, रादर कैलकुलेटिंग दैट अगेन एंड अगेन। ठीक है, दिस इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। इसके कुछ और एल्गोरिथम्स करेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।